सिद्धि चुप हो गई। वो उसे अंधविश्वासी कह रहा था। क्या वो हर तरीके से गलत है, और अगर वो गलत है तो शिव कैसे सही हो सकता है? अपने दुख के आगे औरों का दुख समझ नहीं आता, न आपको, इसलिए चोट पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटते। आपकी दलीलें आपको सही साबित नहीं कर सकती। उसकी फिक्र तुम मत करो। मैं सही कर रही हूँ या गलत, उसकी गवाही मुझे तुमसे नहीं चाहिए। वैसे भी कोई भी फैसला तुम जस्टिस के साथ नहीं सुनाओगी। तुम्हारा झुकाव हमेशा अपने लोगों की ओर रहेगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या ही मायने रखता हूँ। शिव की इस बात पर सिद्धि खामोशी से उसे देखने लगी। एयर होस्टेस ने जब सीट बेल्ट बांधने की अनाउंसमेंट की तब कहीं जाकर शिव उससे दूर हुआ। सिद्धि अपनी सीट वापस से ठीक से बैठ गई। कुछ देर पहले जो कुछ हो वो सब अजीब था। आसानी से वो कुछ भी नहीं भूलती थी, फिर भी आंखें बंद कर उसे भूलने की कोशिश करने लगी। श्री बालाजी एग्रा मॉल, अहमदाबाद। दक्ष शिखा के साथ इस वक्त मॉल में था। शादी की शॉपिंग जो करनी थी। शिखा काफी कंफ्यूज लग रही थी। उसके सामने इस वक्त कई सारे कलेक्शन थे। दक्ष ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ऐसी भी क्या बात है जहां तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है? सारी ड्रेस खूबसूरत हैं, पर मुझ पर कौन सी अच्छी लगेगी मुझे समझ नहीं आ रहा। आप ही बताइए, शादी के लिए ये रेड वाली ड्रेस अच्छी लगेगी या पिंक वाली? शिखा के पूछने पर दक्ष सोचने लगा। उसने कुछ देर ठहर कर कहा, एक काम करो, तुम ये दोनों ट्राई करो। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कौन सा वाला लेना है। आर यू श्योर? या ऑफ कोर्स, अब जाओ भी रेडी होकर आओ। दक्ष ने उसे ड्रेस ट्राई करने के लिए भेज दिया। दक्ष अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा था। इसी बीच किसी की आवाज सुनकर उसने दरवाजे की तरफ देखा। कोई दूसरा कस्टमर था। ग्लास विंडो के उस पार दक्ष ने इशिता को देखा। पहले तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। दफ ने अपने फोन से इशिता और तेजस तस्वीर निकाली। मैंने अभी अभी देखा इसे, वो इशिता ही थी। दक्ष भागता हुआ शॉप से बाहर निकल गया। मॉल में अच्छी खासी लोगों की तादाद थी। दक्ष अपनी कोशिशों से उसे यहाँ वहाँ तलाशने लगा, लेकिन उसे इशिता कहीं नजर नहीं आई। नहीं, ये सब मेरा वहम नहीं हो सकता। मैंने सचमुच उसे यहाँ देखा था। दक्ष परेशान होकर वापस लौट आया। शिखा उसका ही वेट कर रही थी। दक्ष की नज़र शिखा पर पड़ी तो वो मुस्कुरा दिया। रेड कलर के लहंगे में वो सुंदर लग रही थी। शिखा ने पूछा, क्या ये वाला ठीक है? आप दूसरा वाला ट्राई करके आओ, तभी तो मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा, दक्ष ने कहा। कुछ देर बाद शिखा वापस से चेंज करके चली आई। इस बार उसने पिंक वाला लहंगा पहना था। दक्ष को सोचने में ही ज्यादा वक्त गंवाना नहीं पड़ा। उसने कहा, ये वाला डन करते हैं। शिखा खुद को देखते हुए बोली, क्या ये वाला बेस्ट है? मेरे लिए तो तुम बेस्ट हो। शिखा उसके जवाब पर मुस्कुरा दी। इशिता इस वक्त एक बिल्डिंग के आगे खड़ी थी। 3 मंजिला इमारत थी वो। इशिता की नज़र एक लड़की पर पड़ी जो स्कूल से लौट रही थी। सड़क किनारे बिल्ली के बच्चे को देख आंखें चमक उठी थी उसकी। बिना किसी की परवाह किए वो उसकी तरफ दौड़ पड़ी। उसे गोद में उठाया और प्यार से बात की। वो कोई और नहीं, इशिता की पुरानी यादें थी। इशिता उस बिल्डिंग को ऐसे देख रही थी मानो कोई गहरा लगाव जुड़ा हो। अच्छा हो या बुरा, जैसा भी था, ये मेरा घर था। एक छत थी सर पर। कोई अपना कहने को था। जो भी था मेरा था। इशिता ने अपनी आंखें बंद की तो आंसू की लकीर सी गालों पर खींच गई। वहां से गुजर रही एक बूढ़ी औरत इशिता को देखकर रुक गई। उसने इशिता का हाथ पकड़कर कहा, बेटा तुम रो क्यों रही हो? यहाँ किसी से मिलने आए हो? इशिता ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। वो बूढ़ी औरत थोड़ी जानी पहचानी सी लगी। इशिता उन्हें देख मुस्कुरा दी। आंटी, आपकी पेस्ट्री शॉप कैसी है? अब तो बूढ़ी हो गई हूँ। कहाँ बनाई जाती है मुझसे पेस्ट्री? मैंने वो शॉप सेल कर दी। वैसे तुम्हें मेरी शॉप के बारे में कैसे पता? तुम मेरी शॉप पर आए हो कभी? उस औरतों के इस सवाल पर इशिता ने अपने आंसू पोंछे। मैं तो आपकी पुरानी कस्टमर हूँ आंटी। हमेशा स्कूल के बाद अपने शॉप पर आया करती। तुम हमेशा आती थी लेकिन मुझे याद नहीं। क्या इसी बिल्डिंग में रहती थी? हाँ आंटी, वो जो 2nd फ्लोर है न, मैं वहाँ रहती थी। इशिता ने ऊपर की तरफ इशारा किया। वो बूढ़ी औरत कुछ सोचते हुए बोली, वहाँ तो एक हस्बैंड वाइफ रहते थे जो बहुत लड़ते थे। बाहर तक उनकी आवाज आती थी। तुम इशिता हो न? मुझे याद हो तुम। वो उस लड़ाई के बीच से निकलकर मेरी शॉप में आकर बैठ जाया करती और घंटों बैठकर ड्राइंग करती। तुमने तो मेरी भी ड्राइंग बनाई थी। इशिता ने उनकी बात पर हाँ में सिर हिलाया।
आपने सही पहचाना, वही इशिता हूँ मैं। अब मैं चलती हूँ आंटी, मुझे वापस जाना है। इशिता अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई। उसने ड्राइवर से कहा घर चलो। उसके कहते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। आंसुओं को छुपाने के लिए गॉगल्स सही तरीका था। शिखा दक्ष को टोकते हुए बोली अब बस भी कीजिए, मैंने आज से पहले इतनी शॉपिंग कभी नहीं की। हम ऑलरेडी बहुत कुछ ले चुके हैं और कोई शॉपिंग नहीं करेंगे। क्या कर रही हो तुम? बीवियों को तो मजा आता है पतियों के पैसे उड़ाने में और तुम शॉपिंग के लिए इनकार कर रही हो। लगता है आप गलत डाटा लेकर बैठे हैं। पता है मैनेजमेंट की बात करें तो औरतें मर्दों की तुलना में ज़्यादा स्मार्ट होती हैं और जिन औरतों पर घर की जिम्मेदारियां संभालने की बात होती है वो अक्सर फिजूल खर्ची करने से बचती हैं। गैर जरूरी चीज़ों पर खर्च करने से बचती हैं। यहाँ तक कि खुद के शौक को भी सेक्रीफाइस करती हैं। मैं जानती हूँ मेरा होने वाले हस्बैंड कितनी मेहनत से कमाते हैं, इसलिए फिजूल खर्चा करने का मुझे भी कोई शौक नहीं। दक्ष की आंखें बड़ी हो गई। वो अपना सिर खुजलाते हुए बोला पता नहीं था तुम इतनी समझदार हो। अब कोई डाउट नहीं है, मेरे बच्चे भी समझदार होंगे। शिखा उसके सीने पर मारते हुए बोली मुझे एम्बेरेस करने का बहाना चाहिए आपको। बहुत दूर की बातें सोच ली आपने। अपनी बात पूरी कर शिखा वहां से जाने लगी। दक्ष उसके पीछे पीछे चलते हुए बोला इसमें गलत क्या कहा मैंने? कभी न कभी तो ये सच होगा ना। प्लानिंग करने में क्या बुराई हैं? शिखा ने पलटकर अपने हाथ जोड़ लिए। प्लीज अब बस भी कीजिए, सबके सामने तमाशा क्यों बना रहे हैं? दक्ष उसके नजदीक आकर बोला शर्म से तुम्हारे गाल कश्मीरी सेब लग रहे हैं। कैसे बताऊं कितनी क्यूट लग रही हो। आप पागल कर देंगे मुझे। शिखा ये बोल भागती हुई वहां से चली गई। शाम का वक्त मल्होत्रा विला। सिद्धि और शिव भी अहमदाबाद पहुंच चुके थे। उन्हें वापस देख सबका चेहरा खिल गया। मंदाकिनी जी सिद्धि के सिर पर हाथ फेरकर बोली तुम्हें पता है तुम दोनों को हमने कितना मिस किया। बहुत कुछ अधूरा सा लग रहा था तुम लोगों के बिना। शिव ने कहा झूठ क्यों बोल रही हैं? मुझे तो याद भी नहीं किया होगा आपने। मेरे जाने के बाद तो आप और खुश होती हैं। घर में शांति जो मिलती है। शिव की बातें सुनकर मंदाकिनी जी ने अपनी आंखें छोटू कर ली। क्या कहा तुमने, जरा फिर से कहना। वही कहा जो सच है। शिव उनके गले आ लगा। मंदाकिनी जी उसके हाथ पर मारते हुए बोली सही कहा, तुम्हारे न रहने पर न शांति मिलती है मुझे, दूर हटो मुझसे। ऐसे कैसे दूर हट जाओ? आप जैसी खूबसूरती लेडी से भला मैं कैसे नजरें हटा सकता हूँ? ये बोल शिव ने दादी के गाल पर किस किया। मंदाकिनी जी ने फिर उसके हाथ पर मारा। थोड़ी शर्म करो शिव, बीवी सामने खड़ी है और दादी से फ्लर्ट कर रहे हो। सो वॉट, मैं किसी से डरता हूँ क्या? वैसे भी वो आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। थक गया हूँ, अपने कमरे में जा रहा हूँ। ज्योति ने सिद्धि से कहा शिव घर में ऐसे ही रहता है, थोड़ा बेपरवाह सा। उसकी बातों पर माइंड मत करना। मैं कौन होती हूँ उनकी बातों पर चिंता व्यक्त करने वाली? सिद्धि ने मन में कहा। वो ज्योति से बोली मुझे फर्क नहीं पड़ता। घर पर सब कैसे हैं बेटा? मंदाकिनी जी ने पूछा। सब अच्छे हैं दादी। पापा ने कहा है आप सब कभी उनसे मिलने आए, उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलने जाएंगे। जाओ जाकर तुम चेंज कर लो, थक कर आए हो। मंदाकिनी जी ने कहा तो सिद्धि ने हाँ में सिर हिला दिया। सिद्धि सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ज्योति मंदाकिनी जी से बोली मुझे शिव थोड़ा बदला हुआ सा लग रहा है माँ, लेकिन सिद्धि खुश नहीं लग रही। सफर की थकान होगी और वैसे भी मायके से लौटने के बाद कौन खुश रहता है? तुम जब मायके से आती थी तो हफ्ते भर तक कमरे में बंद रहती थी। ज्योति उनकी बातें सुनकर नजरें चुराने लगी। सिद्धि अपने कमरे में चली आई। कमरा पहले की तरह ही था। वैसे भी शादी के बाद लड़कियां अपने ढंग से कमरे को सजाती हैं, लेकिन उसे तो सख्ती से मनाही की गई थी कि वो कमरे में कुछ भी न बदले। यहाँ कोई बदलाव नहीं था। शिव चेंज कर बाहर आया। सिद्धि बेड के किनारे गुमसुम सी बैठी थी, मानो मन ही मन कुछ सोच रही हो। शिव ने टॉवल सोफे पर फेंका और अपना लैपटॉप लेकर बेड पर चला आया। सिद्धि अपने ख्यालों से बाहर आई। शिव को देख वो उठकर खड़ी हो गई। आई एम सॉरी, ध्यान नहीं रहा मुझे, मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। ठीक ही तो है, चेंज क्यों करना? शिव ने सवाल किया। सिद्धि बिना उससे नजरें मिलाए बोली आप ही ने कहा था मेरा इस बेड पर सोना आपको पसंद नहीं। मैं गलती से यहाँ बैठ गई थी, मुझे ध्यान नहीं रहा। मैं चेंज कर देती हूँ।
शिव की खुद की कही बातें जब कुछ समय बाद उस तक लौटकर आती तो उसे खुद हैरानी हो रही थी। सिद्धि दूसरी चादर ले आई। शिव ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक दिया। कोई जरूरत नहीं है इसे चेंज करने की। तुम इस कमरे में रह रही हो, यहाँ की चीजें यूज कर सकती हो, बेड हो या दूसरी चीजें सब कुछ। इतना कहकर शिव ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो अपना लैपटॉप लेकर कमरे से बाहर चला गया। सिद्धि थोड़ी हैरान हुई, क्या ये वही शख्स था जो उसका हाथ पकड़ उसे कमरे से बाहर निकाल दिया करता, या ये ले शख्स था जो कमरे की चीजें छूने पर उसे ताने देता। ये उन दोनों में से कुछ भी नहीं था। तो फिर ये था कौन? सवाल मुश्किल है और जवाब ढूंढ पाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। रात का वक्त शिखा का घर। विधि शॉपिंग की हुई चीजों को देख रही थी। उसने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, मैं सोच ही रही थी ऐसा कुछ होगा। ऐसी भी कोई चीज है जो छूट गई हो? अच्छा तुम्हारा वेडिंग ड्रेस तो दिखाओ। शिखा एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, अगर मैं उन्हें न रोकती तो वो पक्का पूरा मॉल खरीद लेते। फिजूल खर्ची करते वक्त वो कुछ भी नहीं सोचते। कोई बात नहीं, अब तुम जा रही हो न उनके घर तो खूब पैसे बचाना। विधि ने हंसते हुए कहा, मैं कंजूस नहीं हूँ। शिखा ने मुंह बनाते हुए कहा, जानती हूँ। विधि ने शिखा का शादी का जोड़ा देखा। वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत है और काफी यूनिक भी। उन्होंने खुद पसंद किया है। ये कहते हुए शिखा शर्मा गई। विधि ने उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उसने अपना फोन निकाला और कैमरा ऑन करते हुए बोली, मेरे सामने कोई ब्लश कर रहा है, जरा चेहरा तो दिखाओ, मुझे फोटो लेनी है। विधि, क्या कर रही हो ये? अब बस भी करो, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। शिखा उठकर खड़ी हो गई। भूख लग रही है, जा रही हूँ डिनर तैयार करने। विधि ने पीछे से टोका, एक काम करो आज कुछ मीठा बनाओ, तुम्हारी मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आज काफी दिनों बाद सब सिद्धि के हाथ का डिनर करने वाले थे। सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो क्रिश था। भाभी, मैंने ना आपके खाने को बहुत मिस किया। सिर्फ खाने को और मुझे नहीं? सिद्धि ने पूछा तो क्रिश ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। इतना सारा मिस किया आपको? क्रिश की हरकतें देख सबको हंसी आ गई। शिव और तेजस भी नीचे चले आए। तेजस अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, भाभी कैसा रहा आपको टूर? बहुत अच्छा, सिद्धि ने मुस्कुराकर कहा। गीता खाना सर्व करने में सिद्धि की मदद कर रही थी। शिव के सामने जब डिनर की प्लेट लगाई गई तो उसने टोकते हुए कहा, मुझे नहीं खाना ये सब, जो बाकी सब खा रहे हैं मैं वही खाऊंगा। शिव की इस बात ने सबको बड़ा झटका दिया। आकाश और अमर जी एक दूसरे को देख रहे थे। नंदिता ने शिव से कहा, शिव खाना तो तुम्हारे मेन्यू के हिसाब से बना है, पर मुझे वो नहीं खाना। मॉम, आप जो खा रही है उस खाने में क्या बुराई है, मैं क्यों नहीं खा सकता? वो शिव कह ही रहा था तभी मंदाकिनी जी ने कहा, क्योंकि ये खाना सिद्धि ने बनाया है और तुम्हें तो उसके हाथ का खाना पसंद नहीं है। दादी, मैं बेवकूफ़ नहीं है, मेरे लिए जो डिनर बनता था वो भी वही बनाती थी। बात यही खत्म करते हैं, मेरा ये खाने का मूड नहीं है। शिव ने सिद्धि की ओर देखा, वहाँ क्यों खड़ी हो, मुझे भूख लग रही है, खाना सर्व करो। सिद्धि चुपचाप उसके पास चली आई। ज्योति मन में बोली, चलो कुछ तो बदला, मैं गलत नहीं थी, सिद्धि में खूबी है, वो शिव को बदल सकती है। नंदिता भी शाक्त थी, वैसे शिव की हरकतें हमेशा चौंका दिया करती। अगला दिन सुबह का वक्त। इशिता को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके चेहरे को छुआ है। अचानक से ही उसकी आंखें खुल गई। राकेश को अपने सामने देख इशिता घबराकर उठ बैठी। तुम अंदर कैसे आए? ये मेरा बेडरूम है, तुम बिना मेरी परमिशन के अंदर कैसे आ सकते हो?
रिलैक्स, घबरा क्यों रही हो, कोई गैर थोड़ी न हूँ, मंगेतर हूँ तुम्हारा। शादी के बाद हम एक ही बेडरूम में रहने वाले हैं। क्या फर्क पड़ता है मेरे इस वक्त यहाँ होने से, राकेश की बातों का जवाब देते हुए इशिता बोली। फर्क पड़ता है, बीवी और मंगेतर में फर्क होता है। डिस्टेंस का मतलब तुम भूल चुके हो और मैं पहले भी कह चुकी हूँ। मैं किसी भी तरह की लिमिट क्रॉस नहीं करने वाली। सब मेरी मर्जी पर डिपेंड करता है। राकेश उठकर खड़ा हो गया। आवाज नीची करो। क्या मेरी मर्जी लगा रखी है तुमने? तुम्हें खरीदा है मैंने, मेरी मिल्कियत हो तुम। मैं जैसे चाहे वैसे यूज करूँ। शुक्र मनाओ मैंने डिस्टेंस को फॉलो किया है, और अगर मैं उस दूरी को खत्म भी कर दूं तब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मैं मिल्कियत नहीं हूँ, इशिता ने इस बार गुस्सा से कहा। तुम मेरी मिल्कियत हो, एग्रीमेंट है मेरे पास, तुम्हारी मॉम ने गारंटी दी है। सती सावित्री बनने का ढोंग मेरे सामने मत किया करो। आजकल देर रात तक कहाँ गायब रहती हो? मुझे धोखा देने का प्लान तो नहीं बना रही ना? ऐसा सोचना भी मत। सबके सामने तुम्हारा नकाब उतार कर रख दूंगा, फिर तुम जैसी घटिया लड़की पर कोई थूकेगा भी नहीं। अपनी बात पूरी पर राकेश कमरे से बाहर चला गया। इशिता ने कसकर अपने बालों को जकड़ लिया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मेरे साथ ही क्यों, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? इशिता की नज़र अपने फ़ोन पर गई। उसने तुरंत किसी का नंबर डायल किया। जैसे ही सामने वाले ने फ़ोन रिसीव किया, इशिता बरस पड़ी। आखिर आप करना क्या चाहती हैं? तिल तिल कर मारने से अच्छा है एक बार में जहर क्यों नहीं देती मुझे? इशिता बकवास बंद करो। हाँ क्यों नहीं, आपको तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। मॉम, कभी देखी है आपने उस आदमी की हरकतें? वो बिना मेरी परमिशन के मेरे कमरे में कैसे आ सकता है? हाउ कैन ही टच मी? इशिता की मॉम बोली। बात का बतंगड़ मत बनाओ। तुम्हारी हरकतों को भी मैं अच्छे से जानती हूँ। आदमी है वो जिसकी पहली बीवी छोड़कर भाग गई हो, वो तुम्हें लेकर इनसिक्योरिटी तो फील करेगा ना? मुझे मिस्टर बोहरा ने कॉल कर सारी बातें बता दी। तुम देर रात को घर लौटती हो, ड्राइवर को भी साथ नहीं ले जाती। अपनी मुश्किलें तुम खुद बढ़ा रही हो। हाँ सही कहा आपने, मेरी मुश्किलें मैंने खुद बढ़ाई हैं। मैं और यहाँ नहीं रह सकती। मुझे डर लगता है इसकी नज़रों से। ये जैसे मुझे छूता है, मुझे घिन आती है। मुझसे ये सब और नहीं होगा। इशिता की बात काटते हुए उसकी मॉम ने कहा, तुम्हारे पास कोई सेकंड चॉइस नहीं है। ये बात तुम अच्छे से जानती हो। डरना बंद करो। तुम्हें समझाया था ना ऐसे मर्दों से कैसे डील करते हैं। झूठा ही सही प्यार जताना सीखो। तुम्हारे हाथ मौका है, गंवाने की बजाय उसका यूज करोगी तो फायदे में रहोगी। इशिता कुछ कहना चाहती थी लेकिन तब तक फोन कट चुका था। इशिता रो पड़ी। न उसके आगे मंजिल थी और न रास्ता। सब कुछ अंधेरे में खो चुका था। सुबह का वक्त, मल्होत्रा विला। ऑफिस के लिए देर हो रही थी। सिद्धि भी काफी जल्दबाजी में अपना बैग पैक कर रही थी। वो नीचे चली आई। दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि तभी उसकी नज़र शिव पर गई। आमतौर पर वो उससे पहले निकल जाया करता था, आज वो यही खड़ा था। सिद्धि ने इस बात को इग्नोर किया। वो दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी, तभी ड्राइवर ने कहा, मैडम आपको शिव सर ने बुलाया है। सिद्धि ने अपने बैग को मजबूती से पकड़ा और शिव के पास चली आई। आपने बुलाया? शिव ने गाड़ी का दरवाजा खोला। ऑफिस चलना है, अंदर बैठो। नहीं, मैं दूसरी गाड़ी से चली जाऊंगी, आप जाए, सिद्धि ने कहा। शिव नॉर्मल होते हुए बोला, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। अंदर बैठो। वैसे भी मुझे रिपीट करना पसंद नहीं। अकड़ का तो स्टॉप जमा कर रखा था शिव ने। सिद्धि चुपचाप अंदर बैठ गई। शिव भी दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में बैठ गया। उनके बैठते ही रिजवान ने कार स्टार्ट कर दी। शिव अपने फ़ोन में देखते हुए बोला, इससे मैंने कहा था मुझे आज का शेड्यूल मैसेज करने के लिए, लगता है इसे मेरी बात याद नहीं। काम से जी भर गया है इसका। रिजवान ने गाड़ी लेफ्ट टर्न की, लेकिन अचानक से विस्फोटक से उसने कार रोक दी। आवाज इतनी तेज थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। सिद्धि ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त वो शिव के नज़दीक थी। रिजवान ने कहा, सर आप ठीक तो हो ना? शिव ने तुरंत रिस्पॉन्स किया, ये रास्ता ठीक नहीं है, गाड़ी वापस घुमाओ। सिद्धि समझ ही नहीं पाए आखिर यहाँ हो क्या रहा है। शिव उसके चेहरे पर डर के भाव अच्छे से देख पा रहा था। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। सिद्धि को उसकी आवाज़ शायद सुनाई नहीं थी। सभी गाड़ियों ने वापस भी रास्ता बदल लिया। देखा, मुसीबत अभी टली नहीं था। सामने से गोलियां चलनी शुरू हो गया।
शिव सिद्धि कोंटिया लेकर नीचे झुक गया। सिद्धि ये सब होता देखकर बुरी तरह कांप गई। शिव का फोन बार बार बजे जा रहा था, लेकिन सीट के नीचे गिरने की वजह से वो उठा नहीं पाया। रिजवान ने कॉल पिक किया और उसे जो मैसेज मिला उसने वही किया। सर, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। दुश्मन ने तैयारी के साथ जाल बिछाए हैं। कुछ देर बाद गोलियां अपने आप चलनी बंद हो गई। शिव की गाड़ी भी उस हादसे से निकल चुकी थी। सिद्धि ने किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। शिव ने उसे ऊपर उठाया। सिद्धि की आंखें बंद थी। शिव ने कितनी ही बार उसका नाम पुकारा। शिव ने तेज आवाज में कहा, गाड़ी हॉस्पिटल ले चलो। ये खबर फैलते वक्त नहीं लगा। घर पर जब ये न्यूज पहुंची तो सब बहुत परेशान हुए। तेजस और आकाश हॉस्पिटल पहुंचे। शिव इस वक्त लॉबी में बैठा हुआ था। तेजस भागता हुआ उसके पास चला आया। बिग ब्रो, आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? भाभी, वो कहाँ है? तेजस ने बिना रुके इतने सारे सवाल एक साथ पूछ लिए। रिजवान ने शिव से कहा, डॉक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। शिव बिना कुछ बोले वहां से चला गया। आकाश ने पूछा, आखिर ये सब हुआ कैसे? शायद किसी ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। उसने बम धमाका किया और जब हम वहां से निकलने में कामयाब हुए तो फिर गोलियों से हमला। गाड़ी बुलेट प्रूफ थी इसलिए किसी को कुछ नहीं हुआ, पर मैडम बेहोश हो गई। उसके बाद सर उन्हें हॉस्पिटल ले आए। रिजवान ने पूरी बात बताई। तेजस परेशान होते हुए बोला, लेकिन ये सब किया किसने? हमारी टीम सर्च कर रही है। जिसने भी इस कारनामे को अंजाम दिया है वो कहीं भी छिप नहीं सकता। शिव सिद्धि के रूम में पहुंचा। वो अभी भी बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा, डोंट वरी मिस्टर मल्होत्रा, शी इज ऑल राइट। आपने जो सिचुएशन बताई उसी से पता चलता है इन्हें गहरा झटका लगा और ये प्रेशर झेल नहीं पाए इसलिए बेहोश हो गई। हमने इंजेक्शन दे दिया है, ये कुछ ही देर में होश में आ जाएंगी। अपनी बात पूरी कर डॉक्टर रूम से बाहर निकल गया। शिव सिद्धि के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। पता नहीं क्यों शिव को अजीब सा महसूस होने लगा था। एक अलग सी बेचैनी, शायद उसे फिक्र कहते हैं, लेकिन शिव इस बात को नहीं समझ रहा था। उसने सिद्धि का हाथ अपने हाथ में ले लिया। कभी कभी तुम बहुत मासूम लगती हो और कभी बहुत चालाक। मेरा तुमसे मिलना मेरा बैड लक था या तुम्हारा, आई डोंट नो, पर सफ़र हम दोनों कर रहे हैं। अमर जी ने फोन नीचे रखा तो नंदिता ने पूछा, क्या हुआ शिव, ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? नंदिता, सांस तो ले लो। अमर बताओ, दोनों बच्चे कैसे हैं? मंदाकिनी जी ने पूछा। दोनों ठीक है माँ, सिद्धि बेहोश है। डॉक्टर ने कहा है उसके होश में आते ही उसे घर ला सकते हैं। आकाश ने कहा है फिक्र करने की बात नहीं है। नंदिता ने कहा, ऐसे कैसे कोई हमला कर सकता है? आप पुलिस को फोन कीजिए, बात कीजिए डीआईजी से। जिन्होंने भी ये सब किया होगा ना, वो बचने नहीं चाहिए। नंदिता, शांत हो जाए। शिव ने मना किया है किसी तरह का एक्शन लेने से। उसने साफ कहा है ये उसका मैटर है, वो संभाल लेगा। फिलहाल मुझे मीडिया में ये खबर फैलने से रोकना है, वरना कल के न्यूज़पेपर में हेडलाइन बन जाएगी ये कहते हुए अमर जी वहां से चले गए। ज्योति नंदिता के पास चली आई। महादेव का शुक्र है भाभी, बच्चों को कुछ नहीं हुआ। दक्ष को हॉस्पिटल में देख तेजस उसके पास चला आया। आप यहाँ? मुझे कुछ देर पहले ही शिव के बारे में पता चला। कैसा है वो? दक्ष के पूछने पर तेजस ने कहा, आइए मिलवाता हूँ उनसे। तेजस दक्ष को सिद्धि के वार्ड में ले आया। शिव वही उसके पास बैठा था। सिद्धि का हाथ थाम बस उसे एकटक देख रहा था। दक्ष ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो शिव ने सिद्धि का हाथ छोड़ दिया। तू यहाँ? दक्ष को देख शिव उठ खड़ा हुआ। शिव उसके गले लगकर बोला, मैं तो डर ही गया था। जैसे ही सुना तुझ पर हमला हुआ है सब कुछ छोड़कर चला आया। दक्ष शिव से अलग होकर बोला, आखिर ये सब किया किसने है? दक्ष ने पूछा ही था तभी कमरे का दरवाजा खुला और इवांश अंदर आया। चीफ, आप ठीक है? ये देखकर बहुत अच्छा लगा। आखिर तुम गायब कहाँ थे? छुट्टियां मना रहे थे, शिव ने कहा। तो इवांश ने कहा, जाने से पहले आपने इतना सारा हॉलिडे होमवर्क दिया था, किस बात की छुट्टी मनाता? वैसे चीफ, आप पर जिसने हमला करवाया है उसका नाम पता चल चुका है। कौन है वो? शिव, तेजस और दक्ष तीनों ने एक साथ सवाल किया। इवांश सोच में पड़ गया, किसके सवाल का जवाब सबसे पहले दे। क्या ही फर्क पड़ता है, तीनों का सवाल तो एक ही है। इवांश के ये कहते ही तेजस ने कहा, व्हाट? शिव ने अजीब तरीके से रिएक्ट नहीं किया, मानो उसे ऐसे ही किसी खबर की उम्मीद हो। इवांश बोला, चीफ, मैंने कहा था उस आदमी को छोड़ना खतरे से खाली नहीं। अब उसके पास बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
बहुत जल्द वो उसका मुझसे सामना होगा। पता लगाओ वो है, कहा इवांश ने हाँ में जवाब दिया। तेजस ने कहा ही इज रियली डेंजर ब्रो। डेंजर का सही मतलब उसे मालूम नहीं है। अब मैं समझाऊंगा। सिद्धि की आंखें धीरे धीरे कर खुल रही थी। दक्ष ने शिव और तेजस को चुप रहने के लिए कहा। शांत हो जाओ। सिद्धि ने आंखें खोली तो उसे वो तीनों नजर आए। तेजस ने आगे बढ़कर कहा, भाभी आप ठीक हैं? अगर डॉक्टर की जरूरत है तो बुलाऊं उन्हें? सिद्धि ने न में गर्दन हिला दी। कौन थे वो लोग? मुझे अब मारना क्यों चाहते थे? सिद्धि के इस सवाल पर दक्ष ने कहा, तुम्हें नहीं, तुम्हारे पति को मारना चाहते थे। बट रिलैक्स, वो लोग कामयाब नहीं हुए और न ही कभी होंगे। दक्ष ने तेजस के कंधे पर हाथ रख धीरे से कहा, वो डरी हुई हैं। उसके पास जा और अच्छा महसूस करवा। तेजस जरा मेरे साथ आना। दक्ष का इशारा तेजस कहीं न कहीं समझ चुका था। सिद्धि और शिव को वहां अकेला छोड़कर वो लोग कमरे से बाहर चले गए। सिद्धि उठने की कोशिश करने लगी तो शिव ने आकर उसकी मदद की। रहने दीजिए, मैं खुद से कर सकती हूँ। आप बस दूर रहिए मुझसे। शिव ने अपने हाथ वापस पीछे खींच लिया। सिद्धि बिना उसकी मदद के बैठ गई। शिव ने शांत लहजे में कहा, आज जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी, लेकिन तुम परेशान मत होगा, आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे कैसे नहीं होगा? इतने दुश्मन जो बना रखे हैं आपने, खुद के साथ अपने परिवार की भी जिंदगी दांव पर लगाई है। शिव ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, मुझे ब्लेम करना बंद करो। शौक से दुश्मन नहीं पाले हैं मैंने। गार्ड्स रखना जरूरत बन चुकी है हमारी। जानता हूँ तुम्हें आदत नहीं है, लेकिन अब डालना होगा। ठीक से खाती पीती क्यों नहीं हो? जरा सा शौक लगता नहीं और तुम बेहोश हो जाती हो। खामखा तुम्हें लेकर पूरे घरवालों को परेशान कर दिया। न दुश्मन मेरे, न बंदूक मेरी और न ही गोलियां मैंने चलाई, फिर भी मेरी वजह से सबको परेशानी हुई। माफी चाहती हूँ आप सबसे। जाए आप अपना काम संभाले, मुझे अपने काम पर जाना है। सिद्धि ने कटाक्ष करते हुए कहा। वो बेड से उठने लगी तो शिव ने उसका रास्ता रोक दिया। कहाँ जा रही हो तुम? यहाँ से सीधा घर जाओगी। ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। जिंदा हूँ मैं और ठीक भी हूँ। काम पर जा सकती हैं। सिद्धि की अपनी जिद थी। शिव ने इस बार वार्निंग नहीं दी और जबरदस्ती उसे गोद में उठा लिया। सिद्धि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या बदतमीजी है ये? मुझे नीचे उतारिए। शिव ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे लेकर रूम के बाहर चला आया। सबकी नजरें उन दोनों पर चली गई। सिद्धि तो चेहरा उठाकर किसी को देख भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी दोनों बाहें शिव के गले में लपेट दी और अपना चेहरा शिव के सीने में छिपा लिया। दक्ष और तेजस ने एक दूसरे की ओर देखा। मानना पड़ेगा तुम्हारा भाई रोमांटिक है, दक्ष ने कहा। वो पैदाइशी रोमांटिक हैं। शादी से पहले 20 लड़कियों को रिजेक्ट किया देखा नहीं आपने? तेजस ने कहा तो दक्ष मुस्कुरा दिया। पहले की तरह वो मुस्कुराना सीख जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, कल मिलते हैं। ये बोल दक्ष वहां से चला गया। आकाश इस वक्त गाड़ी के पास खड़े थे। उन्होंने जैसे ही कॉल कट किया उनकी नज़र शिव पर पड़ी। आकाश ने उन्हें टोकना ठीक नहीं समझा। गार्ड ने गाड़ी का दरवाजा खोला। शिव ने संभाल कर सिद्धि को अंदर बिठाया। सिद्धि तुरंत उससे दूर हो गई। शिव आकाश जी की आवाज सुनकर शिव ने मुड़कर देखा। चाचू आप? वेल मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, तुम घर जाओ। बहू को सेफली घर ले जाना। मैं सोच रहा हूँ अपने गार्ड्स भी तुम्हारे साथ भेज दूँ। नहीं चाचू, उसकी जरूरत नहीं है। मेरी टीम तैयार है। आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। आकाश ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया। उनके निकलते ही शिव भी गाड़ी में आकर बैठ गया। सिद्धि उससे नजरें फेर कर बैठी थी। कुछ लोग भागते हुए सीढ़ियां उतर रहे थे। ये सभी और कोई नहीं, शिव के गार्ड्स। उन्होंने पूरे बंगलों की तलाशी ली लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ नहीं मिला। सर यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है वो लोग यहाँ से भाग गए। भाग कर जाएंगे कहा, कभी न कभी तो हाथ आएंगे ही। पूरा बंगलो छानने पर भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। सिद्धि के घर पहुंचते ही सब उसके लिए फिक्रमंद हो गए थे। मंदाकिनी जी और ज्योति ने उसे घेर लिया। शिव को तो एक तरह से सबने नजरअंदाज कर दिया था। बस नंदिता ही थी जिसे उसकी सबसे ज्यादा फिक्र थी। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी न? मुझे ठीक से देखने दो। शिव नंदिता का हाथ पकड़कर बोला, रिलैक्स मॉम, आई एम ऑल राइट। मुझ तक पहुंचने के लिए मौत को 100 बार सोचना पड़ेगा। बस तुम बातें बनाते रहे। आखिर कौन थे वो लोग?
आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है मॉम, जो भी थे मैं देख लूंगा। शिव ने सामने देखा जहां सिद्धि पर दादी का प्यार बरस रहा था। सच पूछो तो शिव को जलन हो रही थी। शिव उन दोनों के बीच चला आया। तुम कमरे में जाकर आराम करो। सिद्धि चुपचाप वहां से चली गई। मंदाकिनी जी ने कहा, कितनी घबराई हुई है वो, प्यार से बात किया करो उससे। दादी, उसकी शक्ल ही ऐसी है। शिव, तुम दोनों ठीक हो ये देखकर अच्छा लगा। सचमुच हम लोगों की जान ही चली गई थी। ज्योति की बात पर शिव ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र की बात नहीं है, अब आप लोग जरा सी भी टेंशन न ले। शिव अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सिद्धि बेड पर अपने दोनों कान ढककर बैठी थी, मानो गोलियों की आवाजें अभी तक सुनाई पड़ रही थी। शिव उसके पास आकर बैठ गया। उसने सिद्धि के हाथ नीचे किया तो उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। तुम जानती हो ना मेरा काम क्या है, मेरे काम में डर की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ये सब फेस करना होगा। शिव ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो उठकर कबर्ड के पास पहुंचा। सिद्धि समझ नहीं पा रही थी आखिर वो करना क्या चाहता है। शिव के हाथ में इस वक्त गन थी। वो सिद्धि के पास लौट आया। सिद्धि हैरानी से उसे देख रही थी। शिव ने उसकी हथेली पकड़कर उस पर गन रख दी। तुम्हें ये चलाना सीखना चाहिए ताकि इसकी आवाज़ सुनकर तुम बेहोश न हो जाओ। मैंने तो बचपन से ही खेलना सीख लिया था इससे। सिद्धि ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और गन जमीन पर गिरी। वो शिव से दूर होने लगी तो शिव ने उसकी बाह पकड़ उसे वापस नीचे बिठा दिया। मजाक नहीं कर रहा, ये मजाक ही है। मेरे लिए हथियार कोई खिलौना नहीं। अगर किसी को मारने की ताकत होती तो सबसे पहले उसे मारती जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। शिव ने उसकी बात पर अपनी आंखें छोटी कर ली। तुम नफरत करती हो किससे? मुझसे। सिद्धि नजरें फेरकर बोली, मेरे सिर में बहुत दर्द है, प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। शिव ने आगे कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप उठकर कमरे से बाहर चला गया। सिद्धि बिस्तर पर लेट गई। वो सिसकने लगी थी। तकलीफ की कमी कहाँ था, बस जख्मों को कुरेदने वाला चाहिए। शाम का वक्त राव विला। वनराज नीचे हॉल में बैठे किसी से बात कर रहे थे। लावण्या सीढ़ियों के पास खड़ी नीचे की ओर देख रही थी। ये लोग कौन हैं और जो भी है यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी, ऑफिस में क्यों नहीं ले जाते ये? लावण्या ने उन लोगों को जाते देखा तो नीचे चली आई। वनराज उठकर खड़े हुए। नंदिता ने पूछा, कौन है ये लोग और आप ऑफिस में क्यों नहीं मिलते? घर को ऑफिस मत बनाए। दिक्कत क्या है? अगर कुछ देर के लिए महिला आ ही गए थे तो इसमें परेशानी क्या है? वनराज ने कहा। ओफो, आपसे तो बहस ही करना बेकार है। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे आनंद के बारे में कुछ बात करनी थी। आनंद के बारे में क्या बात करनी थी? आपको अपने बेटे की बिल्कुल की परवाह नहीं। जरा उसकी शादी के बारे में सोचे, कोई अच्छा रिश्ता तलाशे। लावण्या कह ही रही थी तभी वनराज ने बीच में जाकर टोकते हुए कहा, शादी की बात है, बिना उसकी मर्जी के तो नहीं करूंगा। अगर वो राजी है तब कहीं जाकर उसके लिए लड़की देखी। आप भी कमाल करते हैं। मेरा बेटा अपने मुंह से तो हमारे सामने नहीं कहेगा न उसे शादी करनी है। ध्यान तो हमें ही देना होगा। वैसे भी वो घर में एक तमाशा हो चुका है। बच्चों पर ध्यान न देना इसी बात का नतीजा है। कृतिका ने जो किया सो किया, उसका असर मैं अपने बेटे पर नहीं होने दूंगी। आप एक अच्छे घर की लड़की ढूंढिए। लावण्या की बातों पर वनराज ने कहा, तुम अपनी जुबान को कंट्रोल में नहीं रख सकती। प्लीज भैया भाभी के सामने ये सब बातें मत करना, उनका दिल दुखेगा। मैं कहा कुछ बोलना चाहती हूँ लेखा, सच्चाई से मुंह भी तो नहीं मोड़ा जा सकता ना। लावण्या कह ही रही थी तभी चंद्रशेखर जी घर के अंदर आए। उन्हें देख लावण्या चुप हो गया। लावण्या उन्हें देख डर गई थी। मन ही मन यही सोच रही थी कहीं उन्होंने कुछ सुना तो नहीं। चंद्रशेखर जी बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। वनराज ने लावण्या की ओर देखा। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। लावण्या वहां से निकल गई। इस औरत में कभी अक्ल नहीं आएगी। शाम का वक्त, शिव का कमरा।
शिव फोन पर बात करते हुए कमरे में चला आया, लेकिन जब सिद्धि को सोते हुए देखा तो उसने कमरे में बात करना ठीक नहीं समझा। वो बालकनी में चला आया। आई डोंट केयर तुम लोग क्या करोगे क्या नहीं, मुझे वो हर हाल में चाहिए। मौत का डर कहते किसे है ये उसे भी तो पता चले। कुछ देर बात करके शिव ने फोन नीचे रख दिया। दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी उसकी। शिव कमरे में लौटा तो देखा आनंद का कॉल आ रहा था। उसका नाम देखकर ही शिव का मूड खराब हो गया। शिव फोन रिसीव करते हुए बालकनी में चला आया। फोन की दूसरी तरफ से आनंद की आवाज सुनाई पड़ी। आई एम सॉरी सिद्धि, तुमने मना किया था मैं तुमसे बात न करूं, फिर भी मैंने तुम्हें कॉल किया। सच तो यह है मैं खुद को नहीं समझा पा रहा हूँ। मेरी दोस्त इतनी तकलीफ में है, मैं ये जानने के बाद खुश नहीं रह सकता। अच्छे से जानता हूँ शिव कृतिका का गुस्सा निकाल रहा है तुम पर। उसके गुस्से में खुद को तबाह मत करो। अपने पापा को सब कुछ बता दो। आई एम श्योर वो तुम्हारी बात जरूर समझेंगे। उससे डिवोर्स ले लो। तुमसे मना किया था न, मेरे घर के मामलों में टांग न अड़ाओ, लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आई। शिव की आवाज सुनकर आनंद ने फोन कान से हटा लिया। नंबर तो सिद्धि का ही था, लेटा शिव कैसे बात कर रहा है। आनंद ने वापस से फोन कान से लगा लिया। देखो तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे घर पुलिस जाएंगी समझाने के लिए। शिव के ये कहने पर आनंद बोला पुलिस को भेजोगे, लेकिन किस इल्जाम में मुझे अरेस्ट करवाओगे? इल्जाम एक हो तो बताओ, मेरी बीवी को बरगलाने का इल्जाम, अपनी कैरेक्टरलेस बहन के भाग जाने का इल्जाम जिसमें तुम सब इन्वॉल्व हो, मुझे चीट करने का इल्जाम। आई थिंक इतने एलिगेशन काफी होंगे। आनंद ने एक गहरी सांस भरी। सोचा नहीं था तुम्हारी इतनी घटिया सोच है। बदला लेने के लिए इस हद तक गिरोगे। जंग हमसे है तो हमसे सीधे आकारी लड़ो न। सिद्धि का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? वो एक मासूम सी लड़की है, अपनी जिद के आगे उसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? लिसीन, वो मासूम सी लड़की अब मेरी बीवी है। मुझे क्या करना है क्या नहीं तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। दोबारा उसके फोन पर कॉल मत करना, क्योंकि अगली दफा वार्निंग नहीं दूंगा। अपनी बात पूरी कर शिव ने फोन काट दिया। सिद्धि का फोन शिव के हाथ में था। मैंने सोचा था ये कभी न कभी कृतिका से राब्ते में जरूर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या ये सचमुच उसके बारे में नहीं जानती? सिद्धि की आंख खुली तो देखा शाम के 7 बज रहे थे। वो फौरन उठकर बैठ गई। इतनी देर तक मैं सोती रही है, न जाने मुझे क्या हो गया है। सिद्धि मुंह धोने के लिए वॉशरूम में चली आई, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद किया उसका औचल अटक गया। नींद अभी भी पूरी तरह से खुली नहीं थी। उसने वापस से दरवाजा खोला, लेकिन इसी बीच उसकी नज़र शिव पर गई, जिसमें अभी अभी टेबल पर फोन रखा था। सिद्धि वापस कमरे में चली आई। तो आप मेरा फोन चेक कर रहे थे? शिव ने रिलैक्स होकर कहा, जो लोग शक के घेरे में हो उन पर नज़र रखनी पड़ती है। मुझे नहीं चाहिए, ये फ़ोन वापस रख लीजिए। प्राइवेसी का मतलब आप जानते नहीं। मैं क्या करूंगी इस फ़ोन को रखकर? न ये मेरे पास रहेगा और न ही शक के घेरे में आऊंगी। शक के घेरे में तो तुम तब तक रहोगी जब तक तुम्हारी दोस्त नहीं मिल जाती। इतना कहकर शिव कमरे से बाहर चला गया। कृतिका, अब मेरी शिकायतें बने लगी हैं। कहाँ हो तुम? मैं नहीं चाहती तुम इस आदमी के हाथ लगो, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ तुम कहाँ हो, किस हाल में हो। सिद्धि ने अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह का वक्त, तेजस का कैबिन। तेजस ने जैसे ही रिसीवर उठाया, फोन की दूसरी तरफ से रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर मिस्टर राकेश बोहरा आपसे मिलना चाहते हैं। ये नाम सुनते ही तेजस ने हाथ की मुठ्ठियां कस ली। न चाहते हुए भी वो नज़रअंदाज नहीं कर पाया। ठीक है, उन्हें भेज दो। तेजस ने रिसीवर नीचे रखा। आखिर ये इंसान मुझसे चाहता क्या है? मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है इसके साथ काम करने में। मैं साफ तौर पर मना कर चुका हूँ, उसके बावजूद भी ये बाज नहीं आता। राकेश तेजस से मिलने उसके कैबिन में पहुंचा। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, यकीन मानिए आपसे मिलकर दिल खुश हो जाता है। आप जैसा मेहनती इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तेजस के लिए ये तारीफ किसी चापलूसी की तरह थी। उसने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। आप डायरेक्ट मुद्दे पर आ सकते हैं। यही बात तो आपकी कमाल की है, आप डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। मैंने अपने प्रपोजल में थोड़ी बहुत चेंजेस की हैं। इनफैक्ट 50-50 का पार्टनरशिप भी है। तेजस ने आगे झुककर कहा, पार्टनरशिप में मुझे कितनी हिस्सेदारी चाहिए वो मैं तब डिसाइड करता हूँ जब किसी डील को मैं अपने हाथ में लेता हूँ। फिलहाल तो मैंने अभी तक आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है।
आप दिखाएंगे आपने इस दफा क्या क्या चेंजेस किए हैं। राकेश ने तेजस की ओर फाइल बढ़ाई। वो खुद श्योर नहीं थे आखिर तेजस क्या डिसीजन लेगा। तेजस ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। आपने माइनर चेंजेस किए हैं। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, ये प्रोजेक्ट ज्यादा फायदा नहीं देखा। शुरुआती कुछ सालों में ग्रोथ रेट जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतनी ही तेजी से नीचे भी आएगा। काम रिस्की है, पैसे डूबने के चांसेस हैं। मैं क्यों इसमें इन्वेस्ट करूं? आई थिंक मिस्टर बोहरा आपको इस पर अच्छे से काम करना चाहिए। मिस्टर को बहुत गुस्सा आया लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को छुपाना ठीक समझा। लगता है इस दफा भी मुझसे गलतियां रह गई। खैर मैं इस पर सोचूंगा। वैसे यहाँ आने की एक और खास वजह थी। मैं आज रात अपने घर पर आपको डिनर पार्टी के लिए इनवाइट करने आया हूँ। प्लीज इनकार मत कीजिएगा, मेरी मंगेतर का बर्थडे है। तेजस आज के दिन को कैसे भूल सकता था। उसके लिए मुश्किल था उनकी खुशियों में शामिल होना। उसने इनकार कर दिया। माफ कीजिएगा लेकिन मैं नहीं आ सकता। दरअसल वो, तेजस की बात काटते हुए राकेश ने कहा। देखिए, राकेश ने कहा, प्लीज मना मत कीजिएगा। आप आएंगे तो मुझे और मेरी मंगेतर दोनों को अच्छा लगेगा। प्लीज बस कुछ देर की तो बात है और किसी की खुशियों में शामिल होने से यूं ही इनकार नहीं करते। राकेश ने काफी इंसिस्ट किया। तेजस उलझ चुका था, आखिर क्या कहे। राकेश अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मुझे और भी बहुत से काम हैं, मैं चलता हूँ, रात को मिलते हैं। तेजस इनकार करना चाहता था लेकिन न नहीं बोल पाया, या ये कहे राकेश ने उसे न कहने का मौका ही नहीं दिया। तेजस के सामने जो पेपर पड़ा था तेजस ने उसे कसकर मुट्ठियों में भींच लिया। सिद्धि इस वक्त अमर जी के कैबिन में बैठी थी। अमर जी ने पूछा, बेटा तुम्हें नहीं आना चाहिए था, घर पर रहकर आराम करना चाहिए था, काम तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं? पापा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिर घर पर रहकर क्या करती? जिस काम में आपका दिल लगे उसे करके इंसान थकता नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इन फाइलों को लेकर अपनों कैबिन में जा रही हूँ। काम हो तो आप मुझे कॉल करके बुला सकते हैं। सिद्धि ने फाइलें उठाए और केबिन से बाहर निकल गई। कुछ ही दूरी पर उसकी मुलाकात अश्विन से हो गई। सिद्धि ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया। अश्विन ने भी मुस्कुराकर रिप्लाई किया, काफी दिनों बाद तुम्हें ऑफिस में देख रहा हूँ, तुम लीव पर थी न? हाँ, दरअसल मैं अपने घर गई थी। वैसे आप बताएं आपका काम कैसा चल रहा है? सब अच्छा है। आईटी डिपार्टमेंट में 7 वैकेंसी है तो उसी के इंटरव्यू में बिजी हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही फ्री हुआ 1 घंटे बाद ही लंच का टाइम हो जाएगा। तुम मेरे साथ लंच पर चल सकती हो। अश्विन के ये कहते ही सिद्धि को वो दिन याद आए। अश्विन के साथ लंच पर जाने की शिव ने क्या पनिशमेंट दी थी। सिद्धि ने कहा, सॉरी मेरा बहुत काम पेंडिंग है, मैं बाहर नहीं जा सकती। अच्छा ठीक है, बाहर मत चलो, कैफेटेरिया में लंच कर लेना। हमारे ऑफिस का खाना इतना बुरा भी नहीं, तुम जल्दी फ्री हो जाओगी। सिद्धि के पास इनकार करने की अब कोई वजह नहीं थी। उसने हामी भर दी। सिद्धि आगे बढ़ गई। अश्विन अभी भी वही खड़ा था। खूबसूरत भी है और समझदार भी है। सबसे अच्छी बात तो ये है डाउन टू अर्थ है। वैसे ऐसी लड़कियां लाखों में एक ही होती हैं। आई थिंक मुझे अब सिंगल नहीं रहना चाहिए। अश्विन अपनी ही बातों पर मुस्कुरा दिया। सिद्धि तेजस के कैबिन में पहुंची। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तेजस ने मुस्कुराकर कहा, भाभी प्लीज आप इजाजत मत लिया कीजिए, पूरा ऑफिस आपका है। थैंक यू, लेकिन मैं यहाँ एक एम्प्लॉय हुई और एम्प्लॉय को कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। पापा ने मैं फाइल मुझे आपको देने के लिए कहा है। सिद्धि ने तेजस के आगे फाइल बढ़ाई। सिद्धि को डस्टबिन के पास पेपर नजर आया, मानो किसी ने फोल्ड करके गुस्से में फेंका है। एक नहीं कई सारे थे। तेजस ने कहा, थैंक यू भाभी। तेजस अगर आप बुरा न माने तो कुछ बात कर सकती हूँ आपसे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, प्लीज हैव अ सीट। तेजस ने चेयर की तरफ इशारा किया। आई एम सॉरी तेजस, शायद आपको मेरी बात बुरी लगे। हर इंसान की लाइफ में पर्सनल स्पेस होता है और किसी को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ आपके पास्ट के बारे में। तेजस ने हैरान नजरों से सिद्धि को देखा। बिग ब्रो ने आपसे ये सब शेयर किया? नहीं, मैंने दक्ष से पूछा, उन्होंने बताया मुझे। आपको बुरा लगा हो तो मैं फिर से सॉरी कहती हूँ। ये मेरी किस्मत है भाभी, आप क्यों इन बातों के लिए सॉरी कह रही हैं? तेजस, क्या आप बहुत प्यार करते थे उससे? सिद्धि के इस सवाल पर तेजस ने कहा, आज के वक्त में इन बातों का कोई मतलब नहीं है भाभी। आप कैसे कह सकते हैं आज के वक्त में इन बातों का कोई मतलब नहीं?
आपने आज भी खुद को उन बातों से आज़ाद नहीं किया। आपका वक्त आज भी वही ठहरा हुआ है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यकीन के साथ कह सकती हूँ आपकी मोहब्बत कितनी गहरी है। आप मुझे दोस्त समझ सकते हैं। अपनी फीलिंग्स शेयर करने से हिचकिचाएगा मत। मैं आज़ाद होना चाहता हूँ इन सब से भाभी। जो था पास में था, मैं अपने फ्यूचर पे इसे हावी नहीं होने दे सकता। अगर आप सच में इससे आज़ाद होना चाहते ही हैं तो आपको कोशिश भी करनी होगी। आप आज भी खुद को उन यादों में कैद किए हुए हैं। बाहर निकले, कुछ पुराने दोस्तों से मिले। मैं नहीं कहती पूरी कामयाबी मिलेगी, लेकिन थोड़ा रिलीफ जरूर मिलेगा। सिद्धि के ये कहने पर तेजस ने पूछा, आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? सिद्धि ने नजरें नीची कर ली। मैं शादीशुदा हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ भाभी। आप इतनी गहरी बातें करती हैं इसलिए पूछा। आप बिग ब्रो का नाम भी तो ले सकती थी ना। सिद्धि चेयर से उठ खड़ी हुई। मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। सिद्धू ये बोलकर कैबिन से बाहर निकल गई। तेजस मन ही मन खुद से बोला, यहाँ कोई भी खुश कहाँ है। पर ये देखकर अच्छा लगा, आप अपने दुख को किनारे कर दूसरे के दुखों को ऊपर रखती हैं। सिद्धि ने अपने कैबिन का दरवाजा खोला, तभी अश्विन की आवाज़ सुनाई दी। सिद्धि, लंच टाइम हो चुका है, नीचे चले। जी मैं बस ये फाइल रख कर आती हूँ। सिद्धि फाइल रखने कैबिन के अंदर चली गई। शिव लिफ्ट से बाहर निकला तो अश्विन को देखकर रुक गया, जो कि सिद्धि के कैबिन के बाहर खड़ा था। सिद्धि कैबिन से बाहर निकली और अश्विन के साथ चली गई। शिव के चेहरे पर गुस्से वाले भाव थे। वो वापस लिस्ट में चला गया। कैफेटेरिया में और भी कई सारे लोग थे। सिद्धि यहाँ बेहद कम ही आया करती। अश्विन को उसके साथ देखकर बहुत से लोग उन्हें घूरने लगे। कितनी अजीब बात है, अश्विन सर तो यहाँ कभी कभार ही आया करते हैं और आज पहली बार किसी लड़की को साथ लेकर आए हैं। एक लड़की ने सिद्धि को घूरते हुए अपने कुलीग से कहा, तभी सामने बैठी लड़की बोली, ये तो बड़े सर की सेक्रेटरी हैं। इसे इतना वक्त कैसे मिल जाता है? उन लोगों की बातों को बीच एक लड़के ने कहा, अभी जो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज मैंने सुबह इस लड़की को शिव सर की गाड़ी से उतरते देखा। वॉट, शिव सर की गाड़ी से? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब होगा? सर ऐरे गेरे लोगों को मुंह नहीं लगाते। तुम ये पिज़्ज़ा खाओ। उस लड़की ने पिज़्ज़ा का प्लेट उसके आगे खिसका दिया। तुम लोगों को अब भी मेरी बातें गलत लग रही है? मेरे दोस्तों से पूछ लो। एंट्रेंस पर आईडी चेक करवाते वक्त हम सब ने देखा था। वो शिव सर के साथ पीछे वाली सीट पर बैठी थी। यहाँ तक कि उसे अंदर आने के लिए कोई आईडी चेक नहीं करवानी पड़ी। उस लड़के ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कही।